भाजपा के साथ जो मैं देख पा रहा हूं कि भाजपा अभी तक कोई एक ऐसा लीडर डेवलप नहीं कर पाई है बिहार में खास करके जो नीतीश कुमार के उस स्टेचर को मैच कर सके। देश विरोधी ताकत को संरक्षण देने वाला, लोगों को उद्वेग पैदा करने वाला, अलगाववाद पैदा करने वाला कोई व्यक्ति है वो कन्हैया कुमार। बिहार की राजनीति करवट लेने वाली है। क्या महाराष्ट्र मॉडल आप उसको पूरी तरह से नजरअंदाज थोड़ी कर सकते हैं? बिहारी वाजपेयी जी थे तो लोगों ने कहा कि अटल जी नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई लीडर ही नहीं दिख रहा है। और जब अटल जी आए तो जो लीडर दिख रहे थे उसमें से कोई लीडर नहीं आए और नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए चले हैं और बिहार में आप लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप उसके कितना आपको रोटी मिलेगा, उस रोटी की थाली लेकर बैठे हैं कि लालू तेजस्वी यादव कितनी रोटी आपको मिलने देने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मृत्युंजय झा जी। आप भाजपा के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करना चाहते हैं कि सुगबुगाहट तेज हो चुकी है बिहार में। अब सबकी निगाहें बिहार पर है। जाहिर तौर पर सुगबुगाहट ये है कि क्या बिहार की राजनीति चुनाव होते होते एक बार फिर से करवट बदलेगी? आप क्या सोचते हैं? देखिए, शतरंज के जो विशात होती है उसमें चार का बड़ा महत्व होता है। एक होता है बादशाह, एक होता है वजीर, एक होता है घोड़ा और एक होता है फील्ड। ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ ये सब हैं। रही बात सामने वाला प्यादे हैं, प्यादे बड़ी बड़ी उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से देश और प्रदेश माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, इन प्यादों की कोई संभावना नहीं है और प्यादे ऐसे ही लुढ़केंगे और गिरेंगे। आप तो अपने सहयोगी को भी प्यादा बना देते हैं। 2020 में आपने करके दिखाया था। सारे लोग तो यही कह रहे हैं और नीतीश कुमार भी एक बार फिर से पलटी मारे थे यही कह करके कि आपका जो चिराग पासवान आपका ही प्लान था। देखिए, चिराग पासवान जी भी एक राजनीतिक दल है, उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है, उनका भी अपने कार्य करने के तरीके हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी अपने कार्य करने के उनके एक तरीके जैसे, और इसलिए जब उनको लगता है कि उस अनुभव के आधार पर उन्होंने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के आधार पर चले। भारतीय जनता पार्टी अगर उनके प्यादे होते या उनके मोहरे होते तो शायद तेजस्वी के साथ चिराग के साथ खड़े होते मोदी जी। लेकिन मोदी जी उनके साथ खड़े होने का काम तो नहीं किया था। उस समय तो नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके जब हमने सरकार भी आए तो हम लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो इसलिए इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। लोग बोलने वाले बोलते हैं। हमने पहले भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है उनके साथ हम लड़ाई लड़ते हैं। तो हम कभी भी ड्वेल राजनीति नहीं करते। हम सापेक्ष और सहयोगी की भूमिका के नाते, एक बेहतर साथी के नाते काम करते हैं। इस बार जो प्रतीत हो रहा है मृत्युंजय जी, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आप भी। ऐसा लग रहा है कि एनडीए बहुत हद तक मुझे एकजुट दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन में सिर्फ उटोवल की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। खास करके मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार पदयात्रा पर निकल गए हैं। भितियरवा से वो पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव को ये नागवार गुजरेगा? क्यों लालू प्रसाद यादव चाहेंगे कोई एक दूसरा युवा नेता बिहार में खड़ा हो? हालांकि कन्हैया कुमार ने 2019 में कोशिश की थी राजनीतिक ज़मीन टटोलने की, उन मुँह की खानी पड़ी थी। उसके बाद का भी हमने हश्र देखा कन्हैया कुमार का। लेकिन प्रखर वक्ता हैं, ये तो आप मानेंगे। और अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस पे रखें लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को और कन्हैया कुमार को, तो जाहिर तौर पर दोनों में काफ़ी अंतर दिखेगा। तो कन्हैया कुमार के इस पदयात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये कन्हैया कुमार क्या खुद का निर्णय है या फिर आपको लगता है कि बहुत प्लानिंग के तहत उनको उतारा गया है? और कन्हैया कुमार केस इन आइसोलेशन नहीं है। मैं आपसे चर्चा ये भी करना चाहता हूँ कि पहले चाहती थी कांग्रेस की पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दे दिया जाए, आखिरकार वो निर्दलीय ही उतरे। और सीमांचल के क्षेत्र में आपको पता होगा कि पप्पू यादव कड़ी चुनौती दे सकते हैं, निर्दलीय होकर के भी वो जीते। और अब आप तो देखिए कि भाई राज्य का कारभार जो है, पहले जो लोग देख रहे थे उनको साइड कर दिया गया और राहुल गांधी के करीबी आ गए। तो ये तीन डेवलपमेंट जो कांग्रेस के अंदर हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का कोई भविष्य बिहार में है इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। इसलिए तो आपको ये सवाल दूसरा विषय मैंने आपके कहा, 1990 के पहले कांग्रेस सारी सीटों पर काबिज हुआ करती थी। कांग्रेस ने देख लिया कि भाई खाट पे चर्चा हमने शुरू तो की उत्तर प्रदेश में, लास्ट में मजबूरी में आप जो है यूपी के छोरे पर आप उतर गए। आखिर कांग्रेस बैसाखी के सहारे कब तक चलेगी? तो आपको नहीं लगता है कि क्या शायद कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को ये सोच अब आ गई है कि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में खास करके
अपनी ज़मीन बनाना बहुत ज़रूरी है। मे भी हो सकता है कि 2025 कांग्रेस ध्यान में ना रखते हुए 2029 की तैयारी में लग गई हो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस ज़मीन तराशे और जाए, और लेकिन जिन जिन प्यादों को उतारने की बात कर रही है, जिस कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार का प्रयोग उन्होंने किया था। क्या हुआ था? 19 के अंदर उन्होंने प्रयोग किया, 24 के अंदर दिल्ली में प्रयोग किया। क्या हो गया कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार ऐसे लोगों को लेकर चलने वाले जो देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं। अगर कोई आजकल एक मानस कह सकते हैं, ये मानक है, तो देश विरोधी ताकत को संरक्षण देने वाला, लोगों को उद्वेग पैदा करने वाला, अलगाववाद पैदा करने वाला कोई व्यक्ति है, वो कन्हैया कुमार है। और इसलिए बिहार के नौजवानों को कलंकित करने का काम कन्हैया कुमार ने किया। कन्हैया कुमार जिस आइडियोलॉजी, जिस विचार से निकले थे, वो विचार कभी भी देश के हित का विचार नहीं था। उस विचार को त्याग कर जिस कांग्रेस को पकड़ने का काम किया, वो आज हाशिए पर है। उसका कोई वजूद बिहार के अंदर धरती पर नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार जैसे प्यादे को ला करके वो चाह रही है कि इस प्रकार की चीज़ों को हम संभालें, तो मुझे लगता है संभव नहीं है। जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव ऐसे दुर्भाग्य के दौर से गुजर रहे हैं कि शायद उनका दिल कभी कभी कहता होगा कि हंसू की रोऊं। वजह इसलिए है कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था, उस पार्टी को उन्होंने समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। हजारों लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भावनाओं को उन्होंने मजाक बना दिया। जो सेंटिमेंट के साथ सीमांचल के क्षेत्र में, चाहे वो मगध के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, वो आज हाशिए पर चले गए। केवल अपने स्वार्थ लाभ के कारण कांग्रेस पार्टी में जाने का काम किया, और कांग्रेस ने भी उनको लात मारने का काम किया, और आकर के फिर चुनाव लड़के जीते। ये तो जनता का सौभाग्य है कि उन्होंने मिथिलांचल के लोगों की आवश्यकता है। देखिए, कहा यह जा रहा था कि अभी जो स्टेट प्रेसिडेंट थे वो लालू के बहुत करीबी थे, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है, क्या यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन करके कांग्रेस अपनी साख बचा सकती है। खास करके आपको ये स्मरण होगा कि कांग्रेस के वोटर्स आखिर होते कौन थे और वो किस वजह से वो माइग्रेट कर गए, स्वर्ण, दलित या मुसलमान। एक बार आपको नहीं लगता कि कांग्रेस फिर से कोशिश करेगी कि इस वोट बैंक पर फिर से नजर बनाई जाए? हो सकता है 5 साल काम करना पड़े, लेकिन कार्यकर्ता तो खड़े कर सकती है कांग्रेस। देखिए, बिहार की राजनीति को जब आप संभालेंगे, देखेंगे, आप तो चूंकि लंबे समय से जर्नलिस्ट जानते हैं, बहुत नज़दीक से, बिहार में जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो कांग्रेस का वोट बैंक धीरे धीरे खिसक करके सीधा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया है। और अभी आप देखेंगे बड़े मायने में जो दूसरा पक्ष था, जो आरजेडी का वोट बैंक हुआ करता था, बाद में नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ा, और आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के मिलकर के जोड़िए 34% का जो समीकरण है बिहार में, वो ओबीसी का, वो आज ओबीसी वोट एनडीए के पक्ष में है। तो हम ये अभी दूर तक भी अगर देखें कांग्रेस के लोग, तो ना उनके पास दलित वोट है, क्योंकि दलित का जो समीकरण है वो 2 मास समीकरण है, एक जीतन राम मांझी है, दूसरा चिराग पासवान है, और ये दोनों एनडीए के पक्ष में है। अगर हम बाकी की बात करें, वो बीजेपी के वोट के अंदर पहले पोलराइज कर चुके हैं, जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था तथाकथित। अब लेकर के राजनीति, आरजेडी की राजनीति टिकी है मुसलमान पर। अब मुसलमान की वोट पर कांग्रेस भी चाहता है और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं। यही तो सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि अगर कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहेगी, जाहिर तौर पर सेंध कहाँ लगाएगी? मुसलमान वोट तो कहते हैं कि उस पर नज़र जाहिर तौर पर कांग्रेस की भी है, राजद की भी है। राजद को शायद ये लगने लगा है कि ये जो MY का समीकरण है बिल्कुल अटूट है, लेकिन कुछ इरोजन तो उसमें भी देखने को मिला। तो आपको नहीं लगता है कि शायद तलखियाँ बढ़ सकती हैं अब, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चाएँ आम होनी है। 2014 कि वो एक्टिविटी भी आपको ध्यान होगी जब लालू प्रसाद यादव सड़क पर उतर गए थे, पैदल ही मार्च कर दिया था राजभवन, चिल्लाते हुए रास्ते भर गए थे कि धान का रोटी तवा में, नीतीश गईल हवा में, बहुत हो गया गठबंधन, अब होगा लठबंधन। वो आपको वाकया याद होगा। मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की एक ना सुने, कांग्रेस अपनी पार्टी का वजूद एक बार फिर से कायम करने की कोशिश करे, कन्हैया के मार्फत या फिर और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर ले, तो शायद महागठबंधन की दरार बिल्कुल अपैरेंट हो जाएगी और वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां पर एनडीए के लिए केक वॉक होगा। क्योंकि जैसे ही डिवीजन कोर MY समीकरण में होगा, वैसे ही आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। या आप भी चाह रहे होंगे? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आज कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, और देश की जनता ने सुना भी, बड़े पैमाने पर कांग्रेस को मुक्त किया इस भारत से। अब आप देखेंगे और करके बिहार की राजनीति में कांग्रेस चाहती है मुसलमानों के वोट बैंक को हैमर करना, लेकिन आप देखिए गौर करके जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं,
और ऊपर से कांग्रेस भी चाह रही है। तो हम तो चाहते हैं कांग्रेस से स्टैंड करे। कांग्रेस कब अपने पैरों पर खड़ी होगी बिहार में? अगर कांग्रेस को लगता है कि खड़ा होना है तो खड़ा होना चाहिए, वो सामने मुकाबला करना चाहिए, बताना तो चाहिए अपनी हैसियत। आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए चले हैं और बिहार में आप लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप उसके कितना आपको रोटी मिलेगा, उस रोटी की थाली लेकर बैठे हैं कि लालू तेजस्वी यादव कितनी रोटी आपको मिलने देने वाले हैं। तो क्या इसी दिन के लिए कांग्रेस खड़ी हुई थी? तो लग क्या रहा है कि कांग्रेस कितना भी पोस्चरिंग कर ले, अंततः जो है टिकट बंटवारा जो होगा उसका पूरा का पूरा निर्णय लालू प्रसाद यादव ही लेंगे और जो भी कांग्रेस को दे देगी कांग्रेस को वो मान्य होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। अभी तक आप देखेंगे शिव पूजन जी, लगातार की राजनीति आप लंबे समय से देख भी रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति वैसी है कि जितना लालू जी देंगे उसी को मानना पड़ेगा, चाहे पार्लियामेंट उठा ले चाहे असेंबली उठा ले। ये स्थिति एनडीए में तो नहीं होगी। मैं हर बार देखता हूं कि बार्गेनिंग टेबल पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा को मनाने में सफल हो ही जाते हैं। देखिए, स्ट्राइक रेट चाहे 2020 में नीतीश कुमार का बहुत कम हो, लेकिन उम्मीद तो सजे होंगे कि 50-50 फॉर्मूला दोहराया जाए। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि शायद आप लोग चाह रहे हैं कि पहले जो फार्मूला 2010 वगैरह में शायद था वो फार्मूला हो कि ज़्यादा सीटों पर भाजपा लड़े और कम सीटों पर जदयू लड़े। ये मान्य होगा क्या? देखिए, अभी सीटों का जो है एनडीए अलायंस में कोई इस प्रकार की मड़बड़िंग नहीं है, उसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। वजह इसलिए है करना तो चुनाव के पहले वजह इसलिए है कि हम लोग जो समीकरण बना रहे हैं उस समीकरण के अंदर हम लोग गठबंधन में जो हमारे दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उन सभी दलों का सामंजस्य उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी उपयोगिता के अनुसार और कभी कभी बड़े हित में दलों को भी सोचना पड़ता है कि हमको किस पैदान पर जाना चाहिए, कितना आगे जाना चाहिए, कितना पीछे हटना चाहिए। आज के समय में एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के पक्ष में, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के चाहते हैं कि बिहार में यह जो अपना चल रहा है डबल इंजन की सरकार, उसमें कहीं भी कुछ प्रकार का हैमर न हो। क्योंकि ये लोग तो चाह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मौका मिल जाए। अब देश विरोधी गतिविधि जब यहाँ पैर फैलाना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव जो है वो तो एक तरीके से खुला न्योता भी दे रहे थे, बाद में जो है उस पर पटाक्षेप तेजस्वी यादव ने किया। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात कर लूँ या फिर मैं बिहार के संदर्भ में बात कर लूँ, यहाँ तक कि भाई पगड़ी वाले प्रकरण को अब छोड़ देते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नीतीश के खिलाफ एक भी बयान भाजपा का कहीं कोई नेता नहीं देता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई नेता ये भी नहीं कह रहा है कि 2025 के नतीजों के बाद कुछ भी हो, नतीजे बड़ी पार्टी चाहे जो भी हो, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। तो कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। हालांकि नीतीश कुमार का जो बेटा है अब राजनीति में ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि राजनीति में वो कदम रख रहे हैं, तो वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पिताजी के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में कभी बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ते। हमें ये लगता है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत हो, जिसकी आवश्यकता है, जिसके नेतृत्व में अच्छा हो सकता है, जिसके नेतृत्व में देश और जनता की भला हो सकता है, आम जनों को जिसको सुविधा मिल सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि आपने देखा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और विकास हमारा प्राथमिकता है। उसके तहत अगर हमको लगता है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। हम नेताओं के पक्ष का विषय हो चाहे वो कार्यकर्ताओं के हित का विषय हो, हम उन हर विषयों पर यह पहल सबसे पहले रखते हैं कि देश हित में क्या है, राज्य हित में क्या है, आम जनों के हित में क्या है। और इस प्राथमिकता के तहत हम जब काम करते हैं तो गठबंधन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी भरपाई भी हम करते हैं आगे बढ़ करके। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी माननीय नीतीश कुमार जी का सीट कम आया, 43 सीट आए, उसके बाद भी हम लोगों ने आगे बढ़कर उनको मुख्यमंत्री, वो कह रहे थे हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस बात से की है कि क्या बिहार की राजनीति करवट लेने वाली है, क्या महाराष्ट्र मॉडल आप उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज थोड़ी कर सकते हैं। अगर आपकी बेहतर परफॉर्मेंस होती है तो नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने पहले भी कहा था कि आपकी ज़्यादा सीटें आई हैं, मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए। विडंबना भाजपा के साथ जो मैं देख पा रहा हूँ कि भाजपा अभी तक कोई एक ऐसा लीडर डेवलप नहीं कर पाई है बिहार में खास करके जो नीतीश कुमार के उस स्टेचर को मैच कर सके। देखिए सुभूषण जी, आप ये जरूर जानते होंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो लोगों ने कहा कि अटल जी नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई लीडर ही नहीं दिख रहा है। और जब अटल जी आए तो जो लीडर दिख रहे थे उसमें से कोई लीडर नहीं आए और नरेंद्र मोदी जी आए। और आज भी बीजेपी के पास ऐसे नेता हैं
जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, जो एक आइडियल है, जब वो तस्वीर पे आएंगे फ्रेम में, तो लोग पूरा देश देखेगा, प्रदेश भी देखेगा कि हमारा लीडर भाजपा ये करती है। हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा, मैं तो चुनाव को कवर कर रहा था, जिसका नाम चल रहा था उत्तर प्रदेश में, मैं समझ गया आपकी बात मृत्युंजय जी। लेकिन ये महाराष्ट्र मॉडल वाला डर थोड़ा सा जदयू वाले को सता रहा है। अब जो कुछ सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही थी, हमने भी उस बुगाहट सुनी, मैं आपसे खुल करके उसका जिक्र भी कर देता हूँ कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये उम्मीद संजोए हुए हैं कि वो भाजपा को उसी कॉइन में रिपे करेंगे, टू रिपे बैक इन द सेम कॉइन। कि आपने एक बार ठीक है चिराग पासवान को इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार के मन में भी कुछ ऐसा चल सकता है क्या कि कांग्रेस को इस्तेमाल कर ले, कांग्रेस उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को ज़्यादा उतारे जहाँ से भाजपा के कैंडिडेट्स खड़े हों? यानी कि वही फॉर्मूला जो चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ अपनाया, वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, ऐसा कुछ आपने भी सुना है? देखिए, आपने ये जरूर देखा होगा कि नीतीश कुमार जी का जो बॉडी लैंग्वेज है और नीतीश कुमार जी की जो दृष्टि पहले थी और अभी माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सापेक्ष है। और जब भी उनका बात और व्यवहार, जो भी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो कभी कभी लोग देखता था कि नीतीश कुमार जी कभी बदल सकते हैं, बाकी चीज कर सकते हैं, लेकिन अभी जितने सारे गतिविधि बोलते हैं आप, तो अभी गतिविधि बीजेपी के वो मंच से बोल रहे हैं कि अब कहीं नहीं पलटी मारेंगे, विश्वास होता है? सच बताइएगा, विश्वास होता है थोड़ा? यही मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो आज से 3 साल 4 साल पहले की स्थिति थी, और आप भी माननीय नीतीश जी को व्यक्तिगत जानते हैं, और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। नीतीश जी को यह स्पष्ट लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उसकी गतिविधि है, जिस प्रकार से व्यवहार है, उस नाते वो हमारे साथ खड़ी रहेंगे। और वो पिछले बार भी इस बात को देख चुके हैं कि जब कम सीटें होने के बावजूद भी उनको नेतृत्व दिया गया था, तो भी उनको ये लगा था कि हमको नेतृत्व नहीं देगा पार्टी, एनडीए नहीं देगा। तो ये महसूस करके ही वो बोले थे, भले मन के अंदर क्या विषय वाला आप लोग को ये विश्वास हो गया है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं छिटकेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर महागठबंधन में जाते तो उनको मन मुताबिक सीटें तो मिल ही नहीं सकती, और लालू प्रसाद यादव क्यों एक बार उनको फिर से मुख्यमंत्री बनने देंगे? तो भाजपा भी इस मौके का फायदा उठाएगी? राजनीति में संभावनाओं का दौर होता है, इसको कोई राजनीतिक कहता है तो मैं इसको नहीं मानता। संभावनाओं का दौर होता है, लेकिन परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक लोकप्रिय नेता है, उन्होंने काम करके दिखाया है, लोगों के बीच विश्वास है, और इसलिए लोग उनके साथ खड़े हैं, और एनडीए भी उनके साथ खड़ी है। लीडरशिप का कभी कोई प्रश्न इशू नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि अवस्था के हिसाब से लोग चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं है। और सवाल यहाँ है कि किसको उपयोग कौन करेगा। तो ये आप स्पष्ट मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इंटैक्ट है, किसी भी इस प्रकार की कांग्रेस जैसे पार्टी के पास खड़े होने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, पोस्टर लगाए गए हैं अब निशांत को लेकर के, स्वागत करेंगे निशांत का, या इसको थोड़ा सा डीप डाइविंग अगर हम करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार शायद अपने हथियार डाल दें भाजपा के पास, क्योंकि अभी इमीडिएट जो कंसर्न है उनका वो ये है कि किसी तरीके से राजनीति में, हालांकि परिवारवाद के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं नीतीश कुमार, किसी तरीके से अपने बेटे को भी इस्टेब्लिश करके जाएं। क्योंकि निशांत चाह रहे हैं कि राजनीति में अगर आना उनकी इच्छा है। मेरा मुझे विषय ध्यान में नहीं, उन्होंने कभी कहा हो कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन जगह जगह पोस्टर बार हो रहा है, लोग चर्चा में ला रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी कर्पूरी ठाकुर जी को, कर्पूरी ठाकुर जी थोड़ी है कि मैं राजनीति में आऊंगा, तो कार्यकर्ताओं की मांग पर वही कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिया। होली में नीतीश के साथ तमाम जो और दूसरे जो डिसीजन मेकर अभी हैं, कहा जा रहा है कि 4 डिसीजन मेकर्स हैं पार्टी में, सबके साथ वो नजर आए, तो लगता है कि प्रॉपर होमवर्क चल रहा है निशांत को अब लॉन्च करने का। अब मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जब कार्यक्रम हुआ था, जयंती मनाई गई थी, आपने देखा होगा उन्होंने खुल करके लालू यादव उनके परिवार पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, हम परिवारवाद को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम ये जरूर करते हैं कि परिवारवाद में अगर कोई परिवार का लड़का अगर वो राजनीति में सक्रिय होकर एक कार्यकर्ता की भूमिका के अंदर काम करते हुए आगे बढ़ता है तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होता है, और उन्होंने इस बात को सपोर्ट भी किया है। आपने दूसरा इसी संदर्भ में तो सुशील मोदी जी का उदाहरण देता हूँ। माननीय सुशील मोदी जी के पुत्र की चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय सुशील जी ने कभी इस विषय को नहीं लाया, और पुत्र भी ने इस विषय को कभी उठाया नहीं कि राजनीति में वो चाहते तो सुशील मोदी जी भी ला सकते थे, चाहते तो नीतीश कुमार जी भी पहले भी निशांत को ला सकते थे। इस तरह के कयास किए जा रहे हैं राजनीति में, और मुझे लगता है कि राजनीति में कोई आना चाहता है तो राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति भी एक क्षेत्र नहीं है, काम करने के बड़े आयाम है। एक अच्छे ढंग से तरीके से लोग राजनीति में काम कर सकता है।
तो इसलिए निशांत भी आते हैं तो उनके स्वागत में कोई दिक्कत नहीं, आए राजनीति युवाओं के लिए बढ़िया स्कोप काम है। करें। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, वो ये है कि प्रशांत किशोर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 18 जिले से ज़्यादा वो पैदल यात्रा कर चुके हैं। हमने देखा कि थोड़ी सी मतलब उनका प्रेजेंस उपचुनाव में दिखा भी। बार बार कह रहे हैं कि तकरीबन 10% के आसपास वोट शेयर वो ले गए। 2025 में आप जनसुराज को किस भूमिका में देखते हैं? सिर्फ वोट कटुआ रह जाएगी, और वोट कटुआ अगर बनती है तो क्या राजद के वोट में या महागठबंधन के वोट में सेंध लगाएगी ज़्यादा, या एनडीए में? या आपको लग रहा है कि फॉर्मिडेबल फोर्स बन करके वो उभर सकते हैं? देखिए, ये जनसुराज नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी का राज है। ये कौन सा राज छिपा करके काम कर रहे हैं? उन्होंने पूरे बिहार घूमने का काम नहीं कर पाए। एक इलाके में घूम करके वहीं पर समीकरण बना करके रह गए, और वो पूरा बिहार घूमने का बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वो घूम नहीं पाए बिहार। और जहाँ तक जिस प्रकार की मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जिस मशीनरी से हम लोगों को जिताने का काम करते हैं उसी मशीनरी से हम वोट भी प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने देख लिया बाई इलेक्शन में उसका हश्र क्या होता है, किस प्रकार से जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार की पार्टी है, जिस आइडियोलॉजी की चर्चा की, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिसका कोई एजुकेशन नहीं था, जिसका कोई इस प्रकार की आइडेंटिटी नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आप एक प्रकार से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि राजनीति में शुद्धिकरण हो, आप चाहते हैं राजनीति में एक मॉडल हम खड़ा करें, लेकिन किस प्रकार का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं? आप तो पढ़े लिखे लड़कों को तो लगा यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप जो लीडर बना रहे हैं वैसे लीडर को पकड़ रहे हैं जो लीडर आगे भाग रहा है। अभी 2 लीडर उनके भाग गए, अंत में वही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे वो भी आ जाते हैं। प्रशांत किशोर जी का मैं तो इसलिए मानता हूँ कि पढ़े लिखे जो मूर्ख होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़े लिखे मूर्ख, कि राजनीति एक तपस्या का विषय है, वो एक पैसे का विषय नहीं है। या इस क्षेत्र में जो नौजवान भी आ रहा है वो बड़ा पैशन से आ रहा है, उनको लगता है कि हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और आज देश में बड़ी संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा सदन के अंदर भी बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं जिनके अंदर विजन है, जिनके अंदर मिशन है। तो ऐसे मिशन और विजन लेके काम करना हो तो प्रशांत किशोर जी ऐसी चीज़ों को लाए। अगर उनको लगता है कि कुछ रिवॉल्यूशन कर सकते हैं तो इस दिशा में, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी को देख कर समझ गया कोई रिवॉल्यूशन नहीं होगी। मृत्युंजय जी, हम जनसुराज की बात कर लें, एमएम की बात कर लें, अब तो जो है आरसीपी ने भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी फ्लोट कर दी। तो आपको लग रहा है कि ये जितनी भी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये आप का जो मिशन है 2025 में 225 वहाँ तक पहुँचने में मददगार साबित होंगे? देखिए, ये मैं तो चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई जब होता है उसका ध्रुवीकरण होता है, पार्टियां बहुत खड़ी होती है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कई पार्टियां ऐसी थी, बड़ी बड़ी धम भरती थी, उसकी जमानत तक नहीं बच पाई। तो ऐसी कई पार्टियां खड़ी होती है। पार्टी में आना, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, लोग आएंगे, पार्टी चुनाव लड़ेंगे चुनाव के समय में। लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव जो धीरे धीरे वो केंद्रित हो जाता है, और केंद्रित हो जाने के बाद बिहार का जब भी चुनाव हुआ है तो नेक टू नेक फाइट होता है, आमने सामने फाइट होता है। और आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, तो हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए, कांग्रेस मुकाबला करे। कांग्रेस अगर कहती है बड़ी पार्टी है तो एनडीए से मुकाबला करना है तो कांग्रेस करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे तो तेजस्वी यादव का तो कोई आधार नहीं बचा है। आपने देखा होगा 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गए थे आरजेडी। तो यही स्थिति आने वाली है इस बार। आप देखेंगे जो स्थिति प्रकट होने वाली है 2025 में, मुझे नहीं लगता है कि 2 डिजिट से आगे बढ़ पाएगी, और मुझे लगता है 2 डिजिट में भी 50 के अंदर ही रहने वाली है अपने तेजस्वी यादव की पार्टी। मैंने पहले कहा 22 पर से बढ़ गई थी 10 में, और इस बार हम लोग कह रहे हैं 2025 एनडीए 225। तो आप समझ लीजिए उस प्रकार की परिस्थिति में हम तो उस बहुत वो अंक ज्यादा दे रहे हैं। नेरेटिव आप अभी से सेट करने में लग गए। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, मृत्युंजय झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, और यकीन मानिए कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में कई बार करवट बदलेगी, और अब ऐसे ही मेहमानों को द पॉलिटिकल पंडित के स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और पड़ताल करते रहेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति किस ओर करवट ले रही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप चैनल में नए आए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।